वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, मंत्री परिषद का विस्तार जल्द होने जा रहा है और 6 मई को मंत्री परिषद का विस्तार हो सकता है, इस तरीके की जानकारी है। बिहार की सम्राट सरकार में मंत्रियों का कोटा कैसा होगा, ये अब आपके सामने रख रहे हैं। 16-16 का फॉर्मूला हो सकता है, बीजेपी जेडीयू का कोटा ऐसा हो सकता है 16-16 के फॉर्मूले पर, जबकि 4 सीट में एलजेपी, आरबी, आरएलएम, हम का कोटा होगा। और न्यूज 18 के पास संभावित लिस्ट है, जेडीयू कोटे के संभावित मंत्रियों के लिस्ट हमारे पास है, जो हम आपके सामने विस्तार से रखेंगे। कैबिनेट विस्तार को लेकर यह खबर आपको दे रहे हैं, जेडीयू कोटे के संभावित मंत्री और उनके नाम अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खां, सुनील कुमार, ये तमाम वो नाम है जिनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। शीला मंडल का नाम है, रत्नेश सदा का नाम, बुलो मंडल का नाम भी इसमें है और इसके अलावा जयंत राज या भगवान सिंह कुशवाहा को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये जेडीयू कोटे के जो नेता हैं उनके नाम हम आपके सामने रख रहे हैं और इसी तरीके से एक एक करके बीजेपी और इसके बाद जो घटक दल हैं उनके नेताओं के नाम भी रखेंगे। देखिए, रामकृपाल यादव का नाम भी है। अब देखिए, बीजेपी मंत्रियों की संभावित लिस्ट क्या होगी, तो विजय सिन्हा का नाम है, मंगल पांडे का नाम, यानी कि एक बार माना जा रहा है कि फिर से इनकी जिम्मेदारी वही हो सकती है या जिम्मेदारियां बदली जाएंगी, लेकिन मंत्री पद मिल सकता है। रामकृपाल यादव का नाम है, दिलीप जायसवाल का भी नाम इस कोटे में है और इसके अलावा श्रेयसी सिंह, क्योंकि अभी तक वो पिछले कार्यकाल में भी देखिए वो अपना जिम्मेदारी अपनी संभाल रही थी खेल मंत्री के तौर पर, उनकी जिम्मेदारी भी हो सकती है मंत्री पद के लिए। संगीता कुमारी का नाम भी है, रमा निषाद का भी इसमें नाम है और ये बीजेपी मंत्रियों की संभावित लिस्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का नाम भी इस लिस्ट में बताया जा रहा है। अरुण शंकर प्रसाद का नाम भी है और इसके अलावा आपको बताते चले कि संजय सिंह टाइगर, जिनके पास पहले भी जिम्मेदारी थी, माना जा रहा है एक बार फिर से जिम्मेदारी मिल सकती है मंत्री पद की। विजय कुमार सिन्हा का नाम, मंगल पांडे का नाम, यानी कि वही अनुभवी चेहरे और कॉम्बिनेशन वही रखा जाएगा, युवा चेहरा और इसके अलावा अनुभवी नेताओं को तरजीह दी जाएगी। अब देखिए, जो घटक दल है उनकी तरफ से भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन हो सकते हैं जिनको मंत्री पद मिल सकता है। जेपीआरबी से संजय पासवान का नाम बताया जा रहा है, हम से संतोष सुमन, आरएलएम से दीपक प्रकाश, जो पहले भी पंचायती राज मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे और एक बार फिर से माना जा रहा है कि जिम्मेदारी उनको मिल सकती है कैबिनेट विस्तार में। अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, बयान आपके सामने रखते हैं। सब पता चल जाएगा, कैसा चेहरा होगा, कौन होंगे, वो सब तय हो रहा है और जैसे ही तय होगा आपको जरूर सूचना दी जाएगी। आप प्रायोरिटी पर आप लोगों को सूचना दी जाएगी। परिस्थितियां बदली है सर, अब बीजेपी के मुख्यमंत्री तो जेडीयू में भी कुछ समीकरण देखा जाएगा, जाति समीकरण या फिर जो क्षेत्रीयता या फिर ये सब चीजें, सारी चीजें नीतीश कुमार जी को तय करना है। जेडीयू के बारे में उनको फैसला लेना है और नीतीश कुमार जी जो कोई फैसला लेते हैं तो राज्य के हित में लेते हैं, समाज के हित में लेते हैं, बिहार की तरक्की के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारा के लिए फैसला लेते हैं। सर, निशान का भी असर दिखेगा मंत्रिमंडल विस्तार में? अब तो आगे क्या होता है आगे बताएंगे आपको। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही और सर्वोपरि है, हमारी विचारधारा सर्वोपरि है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी को मंत्री बनाती है, आपने देखा पूर्व में भी लिस्ट, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो विधायक या विधान पार्षद चुन के आए तो उनको बनाया गया है। पीछे भी आप देख लीजिए सूची, जो भी इसके पहले भी जो हम लोगों ने बनाया मंत्रिमंडल, उसके पहले भी हम लोगों ने मंत्रिमंडल बनाया, लगातार उसमें कार्यकर्ताओं को प्रमुखता दी जाती है। मई के पहले हफ्ते में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, जिसको लेकर सियासी हलचल बेहद तेज हो गई है और खबर है कि मई के पहले हफ्ते में जब सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, इस पर तमाम सियासी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल अभी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2 डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और विजय चौधरी मौजूद हैं और नजरें सबसे ज्यादा बीजेपी और जेडीयू की लिस्ट पर टिकी हुई है। लेकिन जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू में अधिकांश पुराने मंत्री ही रिपीट किए जाएंगे, जिनका नाम संभावित तौर पे जो सामने आ रहा है वो इस तरीके से है: श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खां, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, बुलो मंडल,
जयंत राज या भगवान सिंह कुशवाहा, नाम की चर्चा उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी भी चल रही थी, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ही रहेंगे, ऐसी चर्चाएं तेज हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर संभालें, तो ऐसे में कुशवाहा कोटा से जयंत राज या भगवान सिंह कुशवाहा में से किसी एक का लॉटरी निकल सकता है। इसके अलावा 3-4 मंत्रिमंडल का जो बर्थ जेडीयू का खाली रहेगा, उसमें माना जा रहा है कि निशांत कुमार जो राजनीति में सक्रिय होंगे, उनके नजदीकियों को, कुछ युवा या कुछ महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। मंडल में ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो न सिर्फ तेज तर्रार हो बल्कि वो रिजल्ट दें। चूंकि सम्राट चौधरी ने बिहार की जनता से वादा किया है कि आने वाले 3-4 सालों में बिहार को विकसित बिहार के लिए वो पूरी ताकत लगाएंगे, तो ऐसे में सम्राट चौधरी को एक तेज तर्रार टीम की जरूरत है, अनुभवी टीम की जरूरत है। और जो नामों की चर्चा चल रही है, विजय कुमार सिन्हा जो पिछले बार डिप्टी सीएम थे लेकिन इस बार डिप्टी सीएम की संभावना नहीं है, उनके नाम की भी चर्चा है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि वो उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मंगल पांडे बीजेपी के बेहद अनुभवी नेता हैं, उन्हें भी जगह मिल सकता है। रामकृपाल यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और अभी फिलहाल पिछले मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे, उन्हें भी जगह मिल सकता है। दिलीप जायसवाल, उन्हें भी मिल सकता है। श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, संगीता कुमारी को जगह मिल सकता है। इसके अलावा जो 3-4 और भी जो सीट बचता है बीजेपी कोटा से, उसमें भी कुछ नए नामों को जगह मिल सकती है जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता मिल सकती है। वही एनडीए के जो 2 और 3 सहयोगी हैं, उसमें आरएलएम से दीपक प्रकाश को जगह मिल सकती है। लोजपा से संजय सिंह और जो संजय पासवान हैं जो पहले से भी मंत्री हैं, उन्हें भी लोजपा रिपीट कर सकती है। और हम पार्टी से संतोष मांझी को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। अंतिम समय में इसमें कुछ फेरबदल हो सकती है, लेकिन और चलिए अब आपके सामने एक बड़ी खबर पटना से रखने जा रहे हैं। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी की कल डीएम-एसपी के संग पहली बैठक होने जा रही है और सभी जिलों के डीएम-एसपी से सीधा संवाद सीएम करेंगे। बेहतर पुलिसिंग पर खास फोकस होगा। इसके अलावा देखिए एआई पर बातचीत होगी, एग्री भारत विस्तार पर चर्चा की जाएगी, विशेष कार्यशाला का आयोजन होने वाला है। डीजी ऑपरेशनल समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद होंगे। कृषि और विज्ञान विभाग के सचिव भी इसमें शामिल होंगे। आला अधिकारी डीएम-एसपी को संबोधित करेंगे। जिलों के डीएम और एसपी से सीधा संवाद होगा सीएम का। इस बैठक को लेकर ज्यादा जानकारी अमित कुमार देंगे। अमित जुड़ चुके हैं। अमित, कल बैठक होने जा रही है और सीएम बनने के बाद पहली बार ये बैठक होगी आला अधिकारियों के साथ। डीजी ऑपरेशनल समेत तमाम अधिकारी पहुंचेंगे। कितने बजे ये बैठक होगी, क्या इसका मकसद है? देखिए, ये बैठक जो है वो पटना के अधिवेशन भवन में है। सुबह 10:30 बजे से ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। ये वर्कशॉप है, कार्यशाला है, और कार्यशाला का वैसे तो मुख्य मोटिव जो है वो एआई और एग्री भारत जो है उसको लेकर के है। लेकिन जो हमारे आधिकारिक सोर्सेज हैं उनसे जो जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार डीएम और एसपी के साथ मीटिंग करेंगे। इसमें एआई और दूसरे जो एग्री भारत के विषय है उस पर चर्चा तो होगी, लेकिन बेहतर पुलिसिंग और अपराधियों के खिलाफ कैसे जो है जवाबदेही होनी चाहिए, पुलिस की जो जिला प्रशासन उनकी क्या जवाबदेही होनी चाहिए, इसको लेकर के भी वार्ता होगी। इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो अधिकारियों को गुर सिखाएंगे, पाठ पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ बड़ी बात है कि इस बैठक में जो शीर्ष अधिकारी हैं, चाहे वो सचिव लेवल के हों या फिर आईजी, डीआईजी या फिर एडीजी लेवल के अधिकारी हों, ये तमाम अधिकारी जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। अधिवेशन भवन में सिर्फ डीएम और एसपी वहां रहेंगे, मौजूद रहेंगे, और उन्हें जो है डीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन हैं, कृषि विभाग के सचिव हैं, इसके अलावा प्रौद्योगिकी विभाग के जो सचिव हैं, जो संबंधित विभाग के जो वर्कशॉप होने हैं उनके शीर्ष अधिकारी रहेंगे और वो अपने अधीनस्थों को जो है संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार डीएम और एसपी के साथ ये बैठक करने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है बिहार के विकास को लेकर के, बिहार की अपराध पर नकेल को लेकर के, और जिस तरह से एआई का तकनीक जो है तेजी से फैल रहा है। बिल्कुल, एआई का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सके पुलिसिंग बेहतर करने के लिए, उस पर भी फोकस होगा। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने खबर भागलपुर से रखेंगे, जहां भागलपुर पुलिस ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या के आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। 28 अप्रैल की शाम
कृष्ण भूषण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वारदात के 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपियों के पास पहुंचकर कार्रवाई भी शुरू कर दी। और देखिए, इसमें से एक रामधनी यादव को एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया। पुलिस अधिकारियों में भी एक डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर घायल बताए जा रहे हैं। और ये घटनाक्रम आप समझ सकते हैं इन 4 तस्वीरों से। कल कृष्ण भूषण कुमार की हत्या कर दी गई जब वो अपने ऑफिस में थे, मीटिंग कर रहे थे। उसी वक्त वहां पर अपराधी पहुंचते हैं, उनको खींचकर बाहर लाते हैं और गोली मार दी जाती है। अब देखिए, दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कार्रवाई की तस्वीर है। रामधनी यादव का एनकाउंटर किया गया क्योंकि हथियार छिपाकर इसने रखा था। मौके पर पहुंचकर पुलिस वहां पर जांच करने वाली थी, लेकिन उसके कुछ सहयोगी पहुंचते हैं और पुलिस की टीम पर हमला करते हैं। जवाबी कार्रवाई एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। घायलों को अस्पताल भेजा जा चुका है क्योंकि 2 इंस्पेक्टर, एक डीएसपी घायल हैं। और नगर परिषद कार्यालय में सन्नाटे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट एक तैयार की है हमारे रिपोर्टर ने, उसके जरिए ये पूरी स्थिति आपको समझाते हैं विस्तार से। देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। मंगलवार शाम को सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में एक दर्दनाक घटना हुई। नकाबपोश हमलावरों ने नगर परिषद दफ्तर में अचानक घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की मौत हो गई, जबकि नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हमला इतना अचानक था कि पूरा ऑफिस स्तब्ध रह गया। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की और मुख्य आरोपी की पहचान रामधनी यादव के रूप में की गई। रामधनी यादव इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। कल सुल्तानगंज नगर परिषद में पुलिस को बड़ी चुनौती अपराधियों के द्वारा दी गई थी। नगर सभापति राजकुमार गुड्डू और कार्यपालक अभियंता को उनके कार्यालय में गोली मारी गई थी, जिस मामले में लगातार जो है पुलिस घटना के बाद से छापेमारी कर रही थी। और देर रात 3 अपराधियों ने जो है सुल्तानगंज थाने में सरेंडर कर दिया था। बुधवार सुबह पुलिस की टीम जब आरोपी को हथियार और सबूत बरामद करने के लिए ले जा रही थी, तब सुल्तानगंज इलाके में मुठभेड़ हो गई। करीब 15 से 20 मिनट तक चली गोलीबारी में रामधनी यादव पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर में डीएसपी नवीन समेत 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने पहले फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। घटनास्थल से हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई है। जो घायल हैं उनको बेहतर केयर के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है और वहाँ चिकित्सकों की टीम लगाई गई है और अच्छे तरीके से इलाज किया जा रहा है। और अब इसके संबंध में जो है पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है और एसपी साहब डिटेल ब्रीफ करेंगे। उन्होंने डिफेंसिव आत्मरक्षार्थ जो है फायरिंग की और उसी के आलोक में जो है ये जो मुख्य अभियुक्त रामधनी यादव था ये घायल हो जाता है। और साथ में हमारे जो है डीएसपी नवनीत और इंस्पेक्टर ये परमेश्वर और इंस्पेक्टर मृत्युंजय, इनको भी अलग अलग जगह जो है गोलियों के जो है वो हल्का सा ये घाव लगता है। और उसके बाद फिर उनको सभी जो घायल थे उनको जैसे सूचना प्राप्त होती है तत्काल वहां से थाना से ये हॉस्पिटल जो है रेफर किया जाता है और हॉस्पिटल में यहाँ पर इनको एडमिट किया गया। वारदात के 12 घंटे के भीतर एनकाउंटर कर पुलिस ने मुख्य आरोपी को ढेर कर दिया। सुल्तानगंज में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सीआईडी पटना की टीम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में कर दी गई है। अस्पताल में जो है भारी संख्या में फोर्स को बुलाया गया है। वहीं सिटी डीएसपी भी जो है मौके पर यहाँ पर लगातार कैंप किए हुए हैं और हर एक चीज की जो है मॉनिटरिंग की जा रही है और जांच की जा रही है। फॉरेंसिक की टीम अब जो है अंदर जो मृतक अपराधी है उसकी जांच कर रही है, कहाँ कितनी गोली लगी है और पूरा जो सीन है उसको देख रही है। वहीं घटनास्थल जहाँ इनकाउंटर हुआ है वहाँ भी पुलिस पहुंची हुई है और लगातार उस एरिया को भी जो है सील करके वहाँ भी फॉरेंसिक की टीम जाएगी और वहाँ की भी जो जाँच की जाएगी। बिहार पुलिस के इस बेहद त्वरित एक्शन से साफ संदेश गया है कि अपराधी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। कोई भी कितना भी रसूखदार हो, कोई भी अपराधी हो, आपराधिक घटना में संलिप्त तो किसी भी परिस्थिति में सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। पुलिस को खुला छोड़ दिया गया है और देर रात्रि में कहीं इनकाउंटर हुआ कि कानून का राज किसको कहते, अपराध करोगे खटाखट गोली लगेगा और पुलिस पर हमला करने की कोई भी कोशिश को नाकाम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज नगर परिषद के ईओ कृष्ण भूषण कुमार की हत्या पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की घोषणा भी की है। पुलिस के इस एक्शन से ये तो साफ है कि बिहार में अब अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने पुलिस को खुली छूट दे दी है। संदेश साफ है, अपराधी या तो अपराध छोड़ें या फिर बिहार। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन और विकास सिंह के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और वहीं भागलपुर में अपराधी के एनकाउंटर को लेकर जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कानून का राज कायम है और सरकार बेहतर काम कर रही है। ये पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। तो सीएम सम्राट के नेतृत्व में बेहतर काम हो रहा है। भागलपुर में अपराधी का एनकाउंटर हुआ है और उसी मामले को लेकर लगातार बयान भी दिए जा रहे हैं। भागलपुर में क्या ये घटनाक्रम रहा, वो भी हम आपको समझा रहे हैं। पहले देखिए, दुखद घटना है, उसका जितना भी भर्त्सना की जाए वो निंदनीय घटना का कम है। जो अपराधी थे उनको इनकाउंटर किया गया है और कानून व्यवस्था पर बिहार सरकार कोई समझौता करने नहीं जा रही है। लेकिन दुख की बात है कि जो लड़का कल मारा गया है अपराधियों द्वारा, वो हमारे मधुबनी जिला का था। मारने वाले भी बिहार के हैं, मरने वाले भी बिहार के हैं। अगर चोर भागता है उसको पकड़ने में जितना मेहनत लगता है, चोर को दौड़ने में, पकड़ने वाले को भी पकड़ने में, वही हाल हुआ। कोई बिहारी ही मरा है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इस तरह की घटना नहीं हो। और जो अपराधी था वो जघन्य हत्या किया है और बहुत सारे केस उनके ऊपर था। तो भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में हुई हालिया गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है। स्थिति को देखते हुए पुलिस की गश्त भी वहां पर बढ़ा दी गई है। बड़े अधिकारी खुद मौके पर नजर रख रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पटना से सीआईडी के डीआईजी और एसपी सुल्तानगंज पहुंचे। उन्होंने नगर परिषद कार्यालय जाकर बारीकी से घटना स्थल का जायजा भी लिया है। साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और वहां से साक्ष्य इकट्ठे किए गए। और अगली बड़ी खबर आपके सामने पटना से रखने जा रहे हैं, जहां पर खगौल थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई। पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बेखौफ हुए अपराधी पटना में राम जानकी मंदिर के पास पैसे के लेन देन को लेकर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। घायल की पहचान बक्सर निवासी इंद्रदेव कुमार के रूप में कर ली गई है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें दानापुर के सगुना मोड़ के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती भी करवाया गया। उनका इलाज जारी है। डॉक्टर्स के अनुसार गोली गले के पास लगी है, जिससे कि हालत गंभीर है। प्रथम दृष्टया मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उसके आधार पर भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले को संज्ञान में लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 2026 को खगौल थाना अंतर्गत एक अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा इंद्रदेव प्रसाद, जो कि बक्सर के रहने वाला है, उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई। ये घटना हुई है राम जानकी मंदिर के पास में। जो जख्मी हैं उनके गर्दन पर गोली लगी है और उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए पुलिस द्वारा भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया ये घटना का कारण इन दोनों के बीच में कोई आपसी विवाद है, पहले का कुछ पैसे का लेन देन है, उसके कारण ये घटना का अंजाम दिया गया। इसमें एक एसआईटी की टीम गठन की गई है और इसमें जो अज्ञात अपराध कर्मी है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है और उसमें लगातार टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अगली बड़ी खबर भी आपके सामने पटना से रखने जा रहे हैं, जहां पर 5 साल की नाबालिग से रेप की घटना को अंजाम दिया गया। स्कूल से पढ़कर बच्ची लौट रही थी। बच्ची ने आरोपी युवक के बारे में जानकारी पुलिस को भी दी, अपनी मां को भी दी और मां की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बच्ची स्कूल से लौट रही थी, उसके साथ रेप किया गया, जिसकी शिकायत उसने अपनी मां से की और मां की शिकायत के आधार पर अब
मामला दर्ज करने के बाद आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। स्कूल से पढ़कर जब बच्ची लौट रही थी उस वक्त रेप की घटना को अंजाम दिया गया। मां की शिकायत पर आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। बेगूसराय से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बीहट रिफाइनरी रोड में आग लगने की जानकारी। आसपास की दुकानों तक ये आग फैली। तेज हवा की वजह से आग काफी तेजी से फैली। 2 दुकानें जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुकी हैं। और ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। घटना में 10 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान का आकलन अब तक का है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा ली गई है। आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन नुकसान लाखों का है। बताया जा रहा है कि 10 लाख का नुकसान हुआ है। 2 दुकानों तक ये आग पहुंची। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। आग की लपटें आप देख रहे हैं। हालांकि ये आग कैसे लगी है अब इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। और अगली खबर पटना से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर देसी कट्टा लहराकर दहशत फैलाने वाले एक युवक को मनेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान इस्लामगंज के रहने वाले कुंदन कुमार के रूप में कर ली गई है। आरोपी के घर से पुलिस को एक देसी कट्टा, 5 कारतूस भी मिला है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। वीडियो में दिख रहे दूसरे युवक की पहचान अब की जा रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। मनेर से कट्टा लहराने वाला युवक गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन वीडियो में जो और युवक दिखाई दे रहे हैं उनकी पहचान करने की भी कोशिश की जा रही है। निगरानी के दौरान पाया गया कि एक युवक द्वारा देसी कट्टा लहराते हुए एक शादी में पार्टी में नाचने का वीडियो उसका वायरल हो रहा है। उसके साथ अन्य लोग भी हैं। मामले के सत्यापन के लिए एक टीम बनाई गई थी और उस अभियुक्त की पहचान कुंदन कुमार शनौ विश्वनाथ सैनी के रूप में हुई है। ये इस्लामगंज थाना मनेर का रहने वाला है और इसके घर जब तलाशी ली गई तो एक कट्टा, 5 कारतूस बरामद हुए हैं। और वहीं शेखपुरा साइबर थाना पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। बरबीघा थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और तीनों साइबर अपराधी व्हाट्सएप हैक कर ठगी करते थे। गिरफ्तार साइबर अपराधी के पास से 11 मोबाइल, 15 एटीएम सहित कई उपकरण बरामद किए गए। बिजली मीटर में सुधार करने के नाम पर ये ठगी को अंजाम देते थे, जिनमें से देखिए 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। व्हाट्सएप के जरिए ये लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे।